friends, welcome to PDW. I am RV Kumar and today we will discuss is coalition politics an advantage for Indian foreign policy? Friends, आप सबको मालूम है कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट की अपनी मेजॉरिटी नहीं है, ये अपने कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसी स्थिति में बहुत लोग ये कर रहे हैं कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा। पिछले डिकेड में मोदी गवर्नमेंट की सबसे अच्छी जो फॉरेन पॉलिसी मानी जाती थी, अब इस बार क्या कोलिशन गवर्नमेंट के कारण उस पर डेंट होगा? तो ऐसा तो नहीं लगता है। अगर हम देखें तो कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं। अभी तक सबसे बड़ी जो मोदी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म हो रही थी कि इस पीरियड में, इस 10 ईयर पीरियड में एक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हुई है। ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या माइनॉरिटीज़ के प्रति बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसके कारण गवर्नमेंट के इमेज पर बहुत ही धक्का लगा है। अब इस बार चूँकि बीजेपी को अपने बलबूते तो मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे जो पहले शिकायत आ रही थी, अब उन सारे लोगों को एक राहत की सांस हुई है। और इस स्थिति में सबों के अंदर, स्पेशली जो वेस्ट के लिबरल हैं, उनके अंदर एक विश्वास अब जगा है कि नहीं, भारत की जो डेमोक्रेसी है वो फुल्ली वाइब्रेंट है। वी कैन नाउ होप फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल दोज डेमोक्रेटिक राइट्स विच पीपल एंजॉय अर्लियर। तो इससे एक एडवांटेज है फॉरेन पॉलिसी में। गवर्नमेंट को अब उन लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा जो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते थे। इवन जो वेस्ट के गवर्नमेंट्स हैं, जब भी मोदी गवर्नमेंट या कोई भी सीनियर ऑफिसर की विजिट होती थी यूएस, फ्रांस, तो एक सर्टेन लॉबी थी जो हमेशा ये वहाँ के गवर्नमेंट पर एक प्रेशर डालता था कि भाई आप अपना रिलेशन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसके ऊपर आप कुछ बोल नहीं रहे। तो इसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट को भी बहुत दिक्कत हो रही थी। वो भी हमेशा प्रेशर में रहते थे और वो नहीं चाहते थे कोई ऐसा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए और उसकी क्रिटिसाइज पब्लिकली किया जाए जिसके कारण ये जो बायलैटरल रिलेशंस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि अभी यूएस के लिए या अदर जो यूरोपियन यूनियन के पावर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो सिस्टमिक राइवल है वो चाइना है। और चाइना को कंटेन करने के लिए कि इंडिया इज़ द बेस्ट पार्टनर, इसलिए सारे ये चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और देयर गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट हो और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, बेटर हो। तो ये कोलिशन पॉलिटिक्स का एडवांटेज है। दूसरी तरफ सेकंड एडवांटेज हम कह सकते हैं कि जब भी कोलिशन पॉलिटिक्स होता है तो उसमें बहुत सारे लॉबीज होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होंगे। तो जब भी कोई नेगोशिएशन हो रहा है, सपोज कीजिए कि इंडिया और यूके में एफटीए की बात चल रही है या इंडिया यूएस में कोई भी नेगोशिएशन हो रहा है किसी भी इशू पर, तो गवर्नमेंट इसको अपने तरीके से एडवांटेज ले सकता है। किसी भी इशू पर फुल्ली कमिट करने के बदले ये कह सकती है कि भाई हमारे बैक होम बहुत सारे जो हमारे पार्टनर्स हैं, दे आर नॉट रेडी टू फॉर दैट। तो वो एक एडवांटेज होगा। अगर थर्ड एडवांटेज गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर है कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में ये हो सकता है कि इंडियन डिप्लोमेट्स और इवन इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं, दे कैन गो बियॉन्ड द लिमिट्स और इवन दे कैन से समथिंग विच विल हर्ट द इंटरेस्ट while negotiating with other partners. चाइना के साथ यही एक बहुत बड़ी घटना हुई। चाइनीज़ गवर्नमेंट शी जिनपिंग के आने के टाइम में एक नॉर्मल इमेज हो गया कि भाई शी जिनपिंग की गवर्नमेंट है वो काफ़ी असर्टिव है और वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की बात हुई तो वो कुछ नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस का ही नेक्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं। तो
इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इस दोनों के बीच का जो थीन लाइन है, दैट विल बी कंटेंट। और जहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अब कोलिशन एरा में जब इंटर कर गया, तो ये ऑटोमेटिक चेक एंड बैलेंस की बात होगी, और वहाँ गवर्नमेंट को ये सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इवन एक तो निगोशिएशन में एडवांटेज है ही। अब बाकी अगर हम देखें तो इंडियन डायस्पोरा और इवन वेस्ट के जो लिबरल्स हैं, वो हमेशा मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होता था। अगर कोई अच्छी भी बात है तो दे यूज टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो अब अगर हम देखें तो गवर्नमेंट चूँकि फुल मेजॉरिटी तो है नहीं, तो इसमें ये होगा कि भाई वीकेंड इंडियन गवर्नमेंट विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू देम। अब वो किसी भी इशू पर उनका जो एक प्री डिस्पोज्ड अब ये था बायस होता था, वो अब नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक फ़ायदेमंद होगा, इसलिए कि एटलीस्ट एक सर्टेन सेक्शन है वहाँ जिससे उन्हें अब अपोजिशन नहीं झेलना पड़ेगा। और इवन इंडियन डायस्पोरा में जो लार्जर डायस्पोरा है, इंडियन गवर्नमेंट कैन बिल्ड ब्रिजेस विद देम। एंड अभी तक अगर आप देखें तो इवन यूएस में इंडियन डायस्पोरा कई पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है राइट विंग, लेफ्ट विंग, कांग्रेस सपोर्टर्स, बीजेपी सपोर्टर्स, कुछ माइनॉरिटीज़ के अपने इश्यूज़ हैं। तो वो इसलिए कि माइनॉरिटीज़ के टाइम में भी माना जाता था भाई मोदी गवर्नमेंट जो वो एंटी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे CA, NRC, ऑल दोज इश्यूज़ हैड कम इन द पास्ट। तो एटलीस्ट नाउ द गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इनको कंसोलिडेट करे। एंड जिस तरह से पहले वो इंडियन डायस्पोरा को अपने फॉरेन पॉलिसी में यूज कर रही थी, अब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, इसलिए कि डायस्पोरा विल बी मोर यूनाइटेड। तो ये फोर्थ इनके गवर्नमेंट की एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर एक एडवांटेज होगा। अगर हम इसको और एंगल्स भी हम देख सकते हैं कि यदि एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, तो उसमें एक बार गवर्नमेंट जो डिसाइड कर लिया तो वो सारे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जब बहुत सारे पार्टनर्स होंगे तो देयर विल बी ग्रेटर डेलिब्रेशन ऑन एनी इशू, और इवन द इशूज, किसी भी इशूज़ पर ग्रेटर इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल इन मीडिया। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट हुआ, उस कन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें तो बहुत कम ही लोगों को पता है कि एग्जैक्टली गलवान क्लैश और इवन बॉर्डर की स्थिति है वो क्या है। बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन ओपन मीडिया में नहीं है। यदि यही गवर्नमेंट कोलिशन में रहती तो उस समय इवन पार्टनर्स दे वुड हैव कम अंडर प्रेशर, और इवन द गवर्नमेंट वुड हैव बीन अंडर प्रेशर टू गिव मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। इवन अपोजिशन के साथ जो कोलेबोरेशन है और इवन द कंसेंसस बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो अब ज़्यादा अच्छा होगा। सो वी कैन होप ग्रेटर कंसल्टेशन एज वेल एज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी ऑन फॉरेन पॉलिसी इशूज़। अब हम ये विचार करें कि इस समय ब्रॉडर जो कंटूर्स होंगे वो क्या होंगे फॉरेन पॉलिसी में। विल देयर बी एनी चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट और नॉट। तो आई थिंक गवर्नमेंट की जो अभी तक सबसे मेन प्रायोरिटी रही है वो नेबरहुड की पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट। तो उसमें हमें नहीं लगता कि कोई चेंज होने वाला है। नेबरहुड में एक अभी जो कंसर्न है कि चाइना साउथ एशिया में और इवन इंडियन ओशन रीजन में अपना इनरोड्स बना रहा है, तो गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर चाइना का इनरोड्स हो रहा है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो चाइना इसको अपने बढ़ते हुए रिलेशंस को स्ट्रेटजिकली फ़ायदा उठाना चाहे। बहुत सारे स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, और इवन चाइना को अगर हम देखें तो इवन साउथ एशिया में हर जगह वो अपना पोर्ट डेवलप कर रहा है तो वो सब बेनिफिट्स अब नहीं होंगी। अगर नेबरहुड पॉलिसी काफ़ी सक्सेसफुल हुई तो गवर्नमेंट को उस फ्रंट पे ज़्यादा मुसीबत नहीं आएगी। इसमें अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ उसमें गवर्नमेंट चाइना से कम्पीट नहीं करेगी। गवर्नमेंट का मेन जो फोकस होगा वो सारे नेबरिंग कंट्रीज, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो या भूटान हो, इन लोगों के साथ अपना रिलेशन डीपेन करना
और इस डीपनिंग ऑफ रिलेशन के कारण इसका जो स्ट्रेटजिक इंडियन स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है दैट विल बी वेल प्रोटेक्टेड. So the government policy will be more towards protection of a strategic interest rather than, I think, the competing with China in these areas. So another policy is already the global south. तो ग्लोबल साउथ की पॉलिसी अगर आप देखें तो G20 समिट के टाइम में गवर्नमेंट ने 2 बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की मीटिंग की थी और उसी टाइम में अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की मेंबरशिप मिली. तो गवर्नमेंट इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी. जहाँ तक मेजर पावर से रिलेशंस की बात होती है तो उसमें आई थिंक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है वो चलती रहेगी. ऑफ कोर्स इन दैट आई थिंक चाइना विल बी एन एक्सेप्शन, क्योंकि चाइना के फ्रंट पर तो गवर्नमेंट का जो पोजीशन है कि भाई देयर कैन बी नो नॉर्मलाइजेशन विदाउट रीस्टोरिंग द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर. तो उस फ्रंट पर हम कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते. जबकि जब अगर चाइना अपने पोजीशन को रीथिंक करती है और चाइना यदि नए और जीनून कंसर्न जो इंडिया के हैं उसे कंसीडर करने के लिए तैयार होती है, तो देन देयर विल बी इम्प्रूवमेंट. अदरवाइज आई डोंट होप एनीथिंग. सो आई थिंक दिस विल बी more or less policy in continuity with some modifications. Thank you.